नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अडानी समूह के मामले को लेकर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी बाधित। लगातार 11वें दिन नहीं चल सका शून्यकाल और प्रश्नकाल। 31 मार्च को नहीं होगी उच्च सदन की बैठक। विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही में भारी अवरोध। कांग्रेस सदस्यों के व्यवहार को पीठासीन सभापति मिथुन रेड्डी ने बताया अनुचित। लोकसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस किए नामंजूर। बीजेपी चुनाव में जीतती जाएगी, विपक्ष के हमले बढ़ते जाएंगे। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। सांसदों को नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की सलाह। उमेश पाल अपहरण कांड में 17 साल बाद आया फैसला। अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। आम आदमी को बड़ी राहत, पैन आधार कार्ड लिंक करने की तारीख बढ़ी आगे। सेबी ने डीमैट खाता धारकों के लिए नॉमिनी का नाम देने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई। सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र से जुड़ी खबरों की। अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग करते हुए विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में आज भी अवरोध किया, जिससे उच्च सदन में लगातार 11वें दिन गतिरोध जारी रहा और एक बार के स्थगन के बाद बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली 4 महिला खिलाड़ियों को सदन की ओर से बधाई दी। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए गए। इस दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने जेपीसी गठित किए जाने की मांग करते हुए गतिरोध शुरू कर दिया। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन व्यवस्था नहीं बनते देख बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Notices under Rule 267. Take your seat. Rule 267. Take your seat. कुछ भी माननीय सदस्यगण, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। The House stands adjourned till 2 p.m. today. दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की कि आज कार्य मंत्रणा समिति में यह तय किया गया है कि शुक्रवार को सदन की बैठक नहीं होगी। इसके बाद आसन की अनुमति से नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने अपने मंत्रालय का एक संशोधित उत्तर सदन के पटल पर रखा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सभापति ने कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। Stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, 29th March 2023. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के विरोध में कांग्रेस के सदस्यों ने आज लोकसभा में गतिरोध किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति मिथुन रेड्डी ने कहा कि सदस्यों का व्यवहार सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति रमा देवी ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत किए। इस दौरान कांग्रेस सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विभिन्न मुद्दों पर 13 मार्च को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद से ही कार्यवाही बाधित रही है। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 29 मार्च 2023 को
प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बात कुछ और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार पर विपक्ष के हमलों को बीजेपी के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन से जोड़ते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ दल चुनाव में जितनी जीत हासिल करता जाएगा उतना ही उसे निशाना बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया, जो कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बैठक में उन्होंने सांसदों से 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जयंती के बीच अवधि को सामाजिक न्याय के लिए समर्पित करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से NDA सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर अपने अपने संसदीय क्षेत्र में 15 मई से 1 महीने तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। उन्होंने सांसदों से नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की भी बात कही। अप्रैल में मन की बात का 100वां एपिसोड होगा, 100th एपिसोड। उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री हम सब लोगों से, मीन्स संसद गणों से और बाकी आम जनता से आह्वान किया है, अगर कुछ विशेषता अपने क्षेत्र में, अपनी एरिया में है तो वो प्रधानमंत्री जैसे कम्युनिकेट करें। हमारा जो जीत हो रहा है, पहले गुजरात में हुआ, लास्ट जब फरवरी से के सेशन में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान रखा था। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद ये पहला बैठक है, तो ये भी जिक्र हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज़्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं आज ज़्यादा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के आवासीय परिसर और सभागार का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय का विस्तार एक केवल भवन का विस्तार नहीं है, बल्कि ये हर बीजेपी कार्यकर्ता के सपनों का विस्तार है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा एक अनथक और अनवरत यात्रा है। ये यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा की यात्रा है। ये यात्रा समर्पण और संकल्पों के शिखर की यात्रा है और ये यात्रा विचार और विचारधारा के विस्तार की यात्रा है। प्रधानमंत्री ने निर्माण कार्य में लगे लोगों से भी बात की। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की। आज जब हम इस कार्यालय का विस्तार कर रहे हैं तो ये भी केवल एक भवन का विस्तार नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के सपनों का विस्तार है। भाजपा के सेवा के संकल्प का विस्तार है। मैं पार्टी के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों को भी सर झुका करके नमन करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी भी लोक लुभावन फैसले नहीं लिए, बल्कि उसने जनता की भलाई के लिए काम किया और देश में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की। उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उनकी सरकार टीम इंडिया की संकल्पना को साकार कर रही है। यही वजह है कि बीते 9 वर्ष में हर क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिले हैं। अमित शाह ने कहा कि संपूर्ण भारत का विकास तभी हो सकता है जब पूरा भारत इसके लिए प्रयास करे। भारत एट 100 समावेशी और टिकाऊ वैश्विक वृद्धि की राह। इस विषय पर गृह मंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार फैसले लेती है तो हमारे सामने देश या किसी क्षेत्र की बेहतरी की बात होती है। उन्होंने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे के विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बिना विकास संभव नहीं है। सरकार ने 2028 तक लॉजिस्टिक्स लागत को राष्ट्रीय औसत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। हमने सबसे पहले ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब पूरा भारत इसके लिए प्रयास करे। कोई एक कोना विकसित होने से भारत का सर्वसमावेशी विकास संभव नहीं है, और जब तक भारत का सर्वसमावेशी विकास नहीं होता है, हम
जिस छलांग को लगाना चाहते हैं वो छलांग हम नहीं लगा सकते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ मानते हैं। मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अफ्रीकी साझेदार देशों को उनके सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने सहित रक्षा संबंधी सभी मामलों में सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। सेना प्रमुखों के एक सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अफ्रीकी देशों के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग देने में सबसे आगे है। इस सम्मेलन में 10 सेना प्रमुखों सहित अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उग्रवाद, समुद्री सुरक्षा, ड्रोन संचालन और साइबर अपराध जैसे नए क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण सहित कई क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि भारत हाल के वर्षों में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने के लिए अफ्रीकी देशों को आमंत्रित भी किया। भारत के खिलाफ असहिष्णुता के आरोप लगाने वाले देशों को आज विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आड़े हाथों लिया है। वो आज संसद भवन परिसर में एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी आल्को के सेमिनार को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 120 करोड़ से अधिक लोगों के देश में अगर कोई घटना होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत के अंदर धार्मिक असहिष्णुता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के लोगों को ये समझना चाहिए कि बड़ी आबादी वाले देश में कुछ विविधताएं होती हैं और उन विविधताओं के बीच कुछ मतभेद भी होते हैं। When followers of Islam were traveling, they came to this country. Initial Christians came to this country, and this country represents most of those subsects. And this country is a secular country. It's not a Hindu nation, where maximum number of people who are the followers of Hinduism live in this country. So there's something right that we are doing, and that is respecting all, giving space to everyone. There are bound to be some strange, more than 120 million people, and that's going to have its own cost. But with all that cost, I must say, the secularism as enshrined in the Constitution of India is a lesson to many countries where Hinduism is not even recognized as a religion. I, as a Hindu, have a problem. I mean, 66 plus odd countries do not recognize Hinduism as a religion. And they are battering me right, left and center saying, oh, it's the non-secular country. प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रयागराज की एमपी एमएलए अदालत ने 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण के मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और साथी दिनेश पासी समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी। सजा जो सुनाई गई है 364(a) के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है और बाकी में 1 लाख रुपए का छजपूर तीनों आदमियों को देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया। उमेश पाल 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह था। राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद आरोपी था। उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया। अतीक, उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 5 जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है। और आइए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के वैश्विक मुख्यालय बेलूर मठ का दौरा किया। राष्ट्रपति ने यहां रामकृष्ण मंदिर और मां शारदा देवी मंदिर, स्वामी विवेकानंद के कक्ष और उनके स्मारक का दौरा किया।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर मई के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगा जिसमें सजायाफ्ता व्यक्तियों को राजनीतिक दल बनाने और चुनाव कानूनों के तहत अयोग्य ठहराए जाने की अवधि के दौरान उनके पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी की एक अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित दायर सभी मुकदमों को एक साथ करने के अनुरोध वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके की आम परिषद के 11 जुलाई के प्रस्तावों के खिलाफ पार्टी नेता ओ पन्नीरसेल्वम और उनके सहायकों की याचिकाएं खारिज कर दी। इसके साथ ही अंतरिम प्रमुख के पलानीस्वामी का पार्टी के शीर्ष महासचिव पद पर काबिज होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1573 नए मामले सामने आने के बाद इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर अब 10,981 पर पहुंच गई है। उतार चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज फिर गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 40 अंक की गिरावट के साथ 57,614 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 34 अंक की गिरावट के साथ 16,952 अंक पर बंद हुआ। मध्य इक्वाडोर में हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। कई मकान जमींदोज हो गए। अधिकारियों ने 62 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। उत्तरी मेक्सिको में अमेरिकी सीमा के पास सियुदाद जुआरेज में एक प्रवासी सुविधा केंद्र में आग लगने से 39 लोगों की मौत हो गई। 29 लोग जख्मी हुए और इस घटना की जांच शुरू हो गई है। भारतीय भारोत्तोलक भराली देवव्रत ने अल्बानिया में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। 15 वर्ष के इस भारोत्तोलक ने 267 किलो वजन उठाया। भराली ने क्लीन और जर्क वर्ग में 148 किलो वर्ग में भी कांस्य पदक जीता है। और खबरें जारी है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर और आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। ओडिशा में विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य सरकार से कहा कि वो महानदी मुद्दे पर विशेष चर्चा करने से पहले छत्तीसगढ़ के साथ इस नदी जल विवाद पर 2 समितियों की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली के सिंगूर में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एक योजना शुरू की। पथश्री रास्ताश्री योजना के तहत राज्य के 29,475 गांवों में करीब 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को सांसद राहुल रमेश शेवाले की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या में 10 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया है। इससे श्रद्धालु पौराणिक मठ मंदिरों की सैर कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर बस में 5 कैमरे लगाए गए हैं। बात कुछ और अहम खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को परिसंपत्तियों का सृजन करने और जनता के धन की रक्षा करने के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए। कोलकाता में यूको बैंक के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संतुलन के गड़बड़ाने से समस्या खड़ी हो जाएगी, जिससे विकास की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। राष्ट्रपति ने देश के 18 राज्यों में यूको बैंक की 50 शाखाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि बैंकों की पहली जिम्मेदारी जनता के धन की रक्षा करना है और उनका दूसरा अहम पहलू है परिसंपत्तियों का सृजन करना। इस संतुलन को कायम रखना जरूरी है, वरना आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बैंकों की 2 मूलभूत जिम्मेदारियां होती है।
पहली जिम्मेदारी ये है कि उन्हें जनता के पैसे के संरक्षण के रूप में कार्य करना है। उनकी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उन्हें वर्तमान की बचत निधियों का उपयोग भविष्य के लिए एसेट क्रिएशन हेतु करना है। इन दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभाना हर बैंक के लिए एक चुनौती भी है। कभी कभी इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ जाने के कारण विश्व में विभिन्न भागों में चिंताजनक आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड आज आईएनएस चिल्का में आयोजित की गई। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि थे। पासिंग आउट परेड करीब 2600 अग्निवीरों के प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रतीक है। इनमें 273 महिला अग्निवीर भी शामिल हैं। नौसेना ने कहा है कि सफल प्रशिक्षुओं को उनके समुद्री प्रशिक्षण के लिए सीमावर्ती युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। अग्निवीरों के इस पहले बैच में वो अग्निवीर भी शामिल हैं जो इस साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर नौसेना के गणतंत्र दिवस परेड दल का हिस्सा थे। 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर का नाम दिया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नकली और खराब क्वालिटी की दवाओं के निर्माण के लिए 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए कहा गया है। डीसीजीआई की ओर से 20 राज्यों की 76 कंपनियों के निरीक्षण के बाद यह आदेश नकली दवा और खराब गुणवत्ता वाली दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत आया है। देश में नकली दवाओं के निर्माण को रोकने के लिए फार्मा कंपनियों के खिलाफ विशेष कार्रवाई अभियान चला रहा है। भारतीय फार्मा कंपनियों के कफ सिरप पीने से गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के बाद सरकार ने खराब गुणवत्ता वाली दवा बनाने वाली कंपनियों पर नकेल कसने का फैसला लिया है। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। इससे करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय मिल सकेगा। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च तक थी। कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण को आधार पैन को जोड़ने के लिए अपनी आधार संख्या की जानकारी दे सकेगा। आयकर अधिनियम 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किया गया है वो आधार नंबर पाने का पात्र है। उसे संबंधित प्राधिकरण को तय शुल्क के भुगतान के साथ 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर की जानकारी देने की जरूरत होगी। अभी तक 51 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी बैठक में 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% की ब्याज दर तय कर दी है। ईपीएफओ 2021-22 के लिए अपने करीब 5 करोड़ अंशधारकों के ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर मार्च 2022 में 4 दशक से भी अधिक समय के निचले स्तर 8.1% पर ले आया था। ये दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी। तब ईपीएफ पर ब्याज दर 8% हुआ करती थी। 2020-21 में यह दर 8.5% थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़ी कुछ दिलचस्प तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।